स्वागत है नए सेशन में। राजस्थान अध्ययन के इस पार्ट में भाग 1 में हम अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। रविवार का दिन था। दिशा अपनी माँ के साथ गांव के पनगढ़ पर पानी भरने के लिए गई। पानी लेकर आते समय उसके पनगढ़ के पास बने हुए पुराने किले पर कुछ लोगों को घूमते और फोटो खींचते हुए देखा। यह देखकर उसने माँ से प्रश्न किया कि ये लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं। माँ ने बताया ये पर्यटक हैं और इस पुराने किले को देखने के लिए आए हैं। दिशा ने वापस से प्रश्न किया, इसमें ऐसा क्या है जो ये देखने के लिए आए हैं? इस किले का स्वरूप कैसा है या ये क्या चीज़ है, इसमें क्यों देखने के लिए आए हैं? तो माँ ने बताया कि ये किला बहुत पहले से इस गांव के जागीरदार ने बनवाया था। वे इसमें रहते थे। इसकी प्राचीनता के कारण ये पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है और पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं। अब दिशा ने एक और प्रश्न कर लिया, ये जागीरदार कौन थे और अब वे कहाँ रहते हैं? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले जागीरदार ही गांव के प्रशासक हुआ करते थे और इनके पास ही गांव की देखरेख की सारी जिम्मेदारी हुआ करती थी। दिशा माँ से कुछ और प्रश्न पूछती उससे पहले ही घर आ गया। वह उसके प्रश्नों का सिलसिला टूट गया। दिशा के मन में जागीरदार को लेकर कई प्रश्न घूम रहे थे। दूसरे दिन दिशा ने स्कूल में अपने प्रधानाध्यापक से कक्षा में आते ही प्रश्न पूछ लिया, जागीरदार कौन होते थे और अब वे कहाँ चले गए? अध्यापक जी ने कहा, चलो आज आपको जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी देता हूँ। अब यहाँ आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान जो है वर्तमान स्वरूप में नहीं था। यह मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन चलाती थी। रियासतों के शासक अपने मंत्रियों और जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे और शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। या शासन व्यवस्था का जो मुख्य है या जो मुख्य कार्यभार संभालने वाला जो प्रशासक हुआ करता था उसका नाम राजा था या राजा होता था। शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था और इस प्रकार इस स्वरूप को हम समझने का प्रयास करेंगे। राजस्थान की विभिन्न राज्यों में सिसोदिया, राठौड़, कछवा और चौहान आदि वंश शासक राज्य करते थे। ये अलग अलग राज्य थे किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना के अधिकारी हुआ करते थे। अब इन अधिकारियों में सर्वप्रथम हम राजा के बारे में पढ़ेंगे कि राजा क्या था। राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र हुआ करता था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन का संचालन करते थे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे मंत्री कौन थे और मंत्रियों का कार्य क्या था। मंत्री क्या क्या काम करते थे? राजा अपने शासन कार्य में सहायता के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट। दीवान किसको कहते थे? जो प्रमुख मंत्री हुआ करता था उसको दीवान कहा जाता था। राजा समय समय इनसे मंत्रणा करके राज कार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते थे या सुलझाते थे। आगे है बख्शी। सेना को वेतन देने और सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी या देखरेख की व्यवस्था जो है वो बख्शी की होती थी। खजांची, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, आमदनी और खर्च के हिसाब से संतुलित रखना या आमदनी और खर्च का हिसाब संतुलित रखना, बचत को सुरक्षित रखना और राजकोष में वृद्धि करना खजांची का मुख्य कार्य हुआ करता था। परगना अधिकारी, परगना किसी राज्य के अंदर, किसी जिले या छोटे राज्य के अंदर जो आगे विभाजन है उसको परगना बोलते थे। राज्य परगना में विभाजित था और परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना के अधिकारी की हुआ करती थी। गांव या ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी। जागीरदारी व्यवस्था। अब हमने यहाँ तक समझ लिया कि प्रशासन में मुख्यतः प्रशासक कौन थे और उन प्रशासकों द्वारा क्या क्या काम किए जाते थे। अब हम देखते हैं कि जागीरदार कौन थे और जागीरदारी व्यवस्था क्या थी। एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्यकाल का
संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध और कुलीय भावनाओं पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनेगा। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। जागीरदार का कार्य उस जागीर या उस क्षेत्र की सुरक्षा करना और उसका संचालन करना था। बाद के समय में योग्यता के आधार पर भी जागीर प्रदान की जाने लगी। कक्षा में बच्चे बहुत मन और रुचि से सुन रहे थे। तभी शिखर ने शिक्षक से पूछा कि यह व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में भी आप हमें जानकारी दीजिए। अध्यापक जी ने कहा, मैं आपके सारे प्रसंगों या प्रश्नों का उत्तर दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रारंभ कैसे हुआ और इसके स्वरूप के बारे में और क्या क्या जानकारी है वो मैं आपको देना चाहता हूं। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में अब तक तो कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ माना जाता है। राजस्थान के भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए जो उनकी रियासतें कहलाई। रियासतों की सुरक्षा और शासन व्यवस्था को संचालन करने के लिए शासकों ने जागीरदारी व्यवस्था जो है उसको स्टार्ट किया, प्रारंभ किया, ताकि एक जागीर के अंदर जागीरदार जो है वो प्रशासन व्यवस्था को, जैसे अभी मॉडर्न टाइम में, आधुनिक समय में, आधुनिक काल में सभी राज्य अपने जिले और जिलों से आगे तहसीलें और तहसीलों से आगे पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों के माध्यम से शासन का स्वरूप चलाते हैं। तो जिले का मालिक जिला कलेक्टर, उसी तरह परगने का मालिक परगने का अधिकारी और उस जागीर का पूरा कंप्लीट जो उसका क्षेत्र है पूरा का पूरा वो जागीरदार संभालता था। जागीरदार शासन व्यवस्था का स्वरूप। राजस्थान में ये रक्त संबंध पर आधारित सगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी, यानी उसी गोत्र का, उसी कुल का व्यक्ति जो है वो जागीरदार बनेगा जिस कुल का शासन या जिस कुल का राजा राज्य करता है। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित हुआ करते थे, क्योंकि एक पूरी की पूरी जागीरदार एक व्यक्ति के हाथ में है और वो उसकी शासन व्यवस्था को संभालता है। इसी तरीके से मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में क्या क्या परिवर्तन आया वो हम देखते हैं। मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। शासक मुगल मनसबदार बन गए और उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध और शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन और परगनों और ग्रामों को बांट दिया, अलग अलग क्षेत्रों में, या अलग अलग हम कह सकते हैं कि उनका विभाजन कर दिया। अध्यापक के साथ साथ ही अंग्रेजों के समय की शासन व्यवस्था को भी अध्यापक ने इसके साथ साथ बताया कि मुगल काल के समय के बाद हमारे देश के अंदर अंग्रेजों का शासनकाल चला और उस अंग्रेजों के शासनकाल के समय अंग्रेजों की शासन व्यवस्था कैसी थी, उनकी प्रशासनिक इकाइयां क्या थी, वो हम देखने का प्रयास करते हैं और अध्यापक द्वारा इसको बिल्कुल अच्छे से समझाया जाता है। अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया। पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। एक तरफ तो रियासतें हैं, राजाओं का शासन है, और दूसरी तरफ ब्रिटिश भारत है। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों में 11 प्रांतों में बंटा हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर जनरल या गवर्नर हुआ करते थे, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ भारत का प्रथम वायसरॉय नियुक्त किया गया। ये हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत का पहला वायसरॉय किसे नियुक्त किया गया, तो उसका उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रश्न को पूछ लिया गया है और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित करके भारत का शासन संचालित किया जाने लगा।
1935 का भारत सरकार शासन अधिनियम या 1935 का शासन अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में लागू किया गया, के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन किया गया। अब इसे विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। यानी कुछ ऐसी शक्तियां भारतीय लोगों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर, जो कि 1 अप्रैल 1937 को भारत देश में लागू हुआ, दी गई, ताकि भारत के लोगों को ये ना लगे कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कुछ खामियां हैं। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया गया। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुआ और टीकाराम पालीवाल प्रथम बार निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। इस तरीके से हम इस शासन व्यवस्था को आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप और आधुनिक काल तक का समय जो है वो हम पूरा देखते हैं, और उसमें देखते हैं कि कैसे शासन व्यवस्था शुरू में एक राजा से, मंत्री से, या हम कह सकते हैं कि बख्शी, खजांची, और धीरे धीरे इस शासन व्यवस्था के अंदर मुगल काल में अलग अलग तरह के परिवर्तन किए गए, और 1857 की क्रांति में यह शासन व्यवस्था कुछ खत्म हुई, और उससे पहले बीच के टाइम में मुगल काल और ब्रिटिश काल में अलग अलग शासन व्यवस्था के रूप में इसको देखा गया है। अब हम बात करते हैं अध्याय 6 की, जो कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में है। राजस्थान के भौतिक स्वरूप से संबंधित जानकारी हमें देता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के रूप में माना जाता है, क्योंकि यहाँ से हमारा बेसिक या राजस्थान के जीके का बेसिक अगर शुरू होता है तो वो राजस्थान अध्ययन के इस चैप्टर से शुरू होता है कि राजस्थान का भौतिक स्वरूप कैसा है। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप तथा अवस्थिति का अध्ययन किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? चलिए आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं और हमारे राज्य से संबंधित इस तरह के सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझने का प्रयास करते हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल और विविधताओं से भरा हुआ है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। राज्य का पश्चिमी भाग थार का मरुस्थल है या मरुस्थलीय भाग है, एवं दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी क्षेत्र है, और बिल्कुल पूर्व का भाग जो है वो मैदानी भाग है। इसलिए अवसंरचना और भूसंरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। इसमें पहले नंबर पर थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। सबसे पहले नंबर पे हम जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे थार के मरुस्थल के बारे में। थार के मरुस्थल को देख लेते हैं हम, थार के मरुस्थल में किस तरह की विविधताएं और क्या क्या चीजें पाई जाती है। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल आकार का विशाल थार का मरुस्थल है, जिसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। विशाल रेत के धोरे और खूब सारी मिट्टी फैली हुई है चारों तरफ। इस मरुस्थल के भाग को थार का मरुस्थल या थार मरुस्थल बोलते हैं। ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में है या अरावली के पश्चिमी भाग में, यानी अरावली इसको बीच में से पार्टीशन करती है। राजस्थान के एक भाग को अरावली जो है वो दूसरे भाग से अलग करती है। यहाँ लगभग 12 जिलों में फैला हुआ थार का मरुस्थल है, जिसमें 61% भाग इसमें कवर किया जाता है, या राजस्थान के कुल भौतिक भूभाग का 61% भाग पर थार का मरुस्थल है। यह राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है थार के मरुस्थल में। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व वाला है, अधिक पशु घनत्व वाला है, अधिक वर्षा होती है। वर्षा यहाँ पे 20 डिग्री 30 डिग्री या कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 0 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर बारिश यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। खनिज की विविधताएं भी बहुत अलग देखने को मिलती है। वनस्पति पाई जाती है, कृषि सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल और विश्व का सबसे अच्छा मरुस्थल थार का मरुस्थल, जो कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में अवस्थित है, माना जाता है। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल यानी इंडियन ग्रेट डेजर्ट के नाम से या ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी और रेत के टीले पाए जाते हैं, जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन्हें बालू का स्तूप
या स्थानीय भाषा में धोरे भी कहा जाता है। बालू का स्तूप या स्थानीय भाषा में इन्हें धोरे कहा जाता है। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि एवं अंत प्रवाही प्रदेशों में बांटा गया है। ये थार के मरुस्थल की बेसिक जानकारी हमें यहाँ से मिलती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की। अरावली के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान के मध्य भाग में अरावली पर्वतमाला राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से, राजस्थान का मध्य भाग है और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में, दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। इसका फैलाव है। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ब्रह्म से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 या 690 किलोमीटर में फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, एक पूर्वी राजस्थान का हिस्सा और एक पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है, सबसे ऊंचा भूभाग है, जिसकी सबसे ऊपर की चोटी जो है वो 1722 मीटर गुरु शिखर को माना जाता है। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन हमें प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल से पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल भी है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव, जड़ी बूटियां पाई जाती है और अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्व एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। मानसून को रोकती है, यानी राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला मानसून को रोक लेती है, जो कि बंगाल की खाड़ी या अरब सागर की ओर से आने वाला मानसून है। इन्हीं कारण से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, माउंट आबू, जो कि सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इस मैप के अंदर राजस्थान के भौतिक प्रदेश का विवरण दिया गया है और इस नक्शे से, मानचित्र से समझा जा सकता है। सबसे फर्स्ट नंबर पे ऊपर उत्तर में घग्गर का मैदान दिया हुआ है, जहां गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले। उसके बाद हमारे बालू का जो एरिया है, थार मरुस्थल का एरिया है, वो दर्शाया गया है। फिर वांगड़ शेखावाटी का प्रदेश, लूनी बेसिन, और आगे ये बीच में जो पार्ट हम देख रहे हैं अरावली पर्वतमाला का प्रदेश है। अरावली पर्वतमाला में 2 अलग अलग इसको भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली की पहाड़ियां और दक्षिणी अरावली की पहाड़ियां। फिर चंबल के मैदान को पूर्वी मैदान कहा जाता है और बाद में कोटा बूंदी का क्षेत्र जो है वहां पे उसको हाड़ौती का पठार बोलते हैं। हाड़ौती का क्षेत्र जो है वो पठारी क्षेत्र है। ये हो गया राजस्थान का भौतिक प्रदेश। आगे हम पूर्वी मैदान का जिक्र करेंगे। पूर्वी मैदान अभी हमने देखा था मैप के अंदर कि चंबल का जो क्षेत्र है, चंबल जहां से चंबल नदी बहती है उसका क्षेत्र पूर्वी मैदान, इसको 56 का मैदान भी बोला जाता है। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो कि विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही प्रवाह माना जाता है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला हुआ है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बिहड़ या डांग या उत्कात भूमि या बेडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ और सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है, जिन्हें माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। 56 गांवों के समूह और 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी राजाओं ने या शासकों ने वहां राज्य किया था, वहां शासन किया था, अपने राज्य चलाया था। इसके कारण उसे हाड़ौती का पठार
या हाड़ौती का क्षेत्र भी कहा जाता है। राज्य के लगभग 7% भाग में फैले इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली है, जो उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख रूप से सिरोही में स्थित उड़िया एवं आबू, उदयपुर और राजसमंद में भोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में उपरमाल और उदयपुर और प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया का पठार आदि प्रमुख रूप से पठारी भूभाग के रूप में जाने जाते हैं। राजस्थान में जलवायु और ऋतु चक्र के बारे में देखते हैं हम कि राजस्थान की जलवायु कैसी है और राजस्थान में ऋतु का चक्र कैसे रहता है। राजस्थान की जलवायु स्पष्ट तौर पे मानसूनी जलवायु का उस पर प्रभाव रहता है, इसलिए मानसूनी जलवायु के रूप में, क्योंकि पूरी भारत की जलवायु ही मानसूनी जलवायु मानी जाती है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है। यहाँ राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। वहीं अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे भाग भी हैं जहां पे अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में आर्द्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु एवं दक्षिणी में बांसवाड़ा और दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क प्रदेश माना जाता है। राजस्थान का औसत वार्षिक वर्षा का यह चार्ट मैप जो है मानचित्र हमें दर्शाता है कि राजस्थान में बारिश कितनी होती है और किन किन क्षेत्रों में अधिक बारिश होती है। तो स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है कि अरावली के द्वारा जो विभाजक रेखा बनाई जाती है, यानी पूर्वी मैदान और दक्षिणी पठारी भूभाग है, उस क्षेत्र में राजस्थान में बारिश जो है वो ज्यादा होती है। अब हम आगे ऋतुओं की बात करेंगे। ऋतुओं के बारे में राजस्थान में किन किन तरह की विषमताएं और क्या क्या विविधताएं पाई जाती है। तो मुख्य तौर पर यहाँ 3 ऋतुएं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। ग्रीष्म ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री, या हम देख सकते हैं कि राजस्थान के थार मरुस्थल क्षेत्र में तापमान बहुत अधिक तक बढ़ जाता है और ये 40 से 45, 45 से 49, 50 तक भी चला जाता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान सामान्यतः 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। यहाँ रेत जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। अंतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। दैनिक और वार्षिक तापांतर का मतलब है कि दिन में भी तापमान में वैरी होता है, वैरी का मतलब अंतर होता है, और रात के तापमान में भी बहुत ज्यादा वैरी होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है और राजस्थान में जो गर्म हवाएं चलती है, ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवाएं चलती है, अत्यंत धूल भरी आंधियां चलती है। आंधियों का शहर या आंधियों का क्षेत्र तो गंगानगर को कहा जाता है और इन धूल भरी हवाओं को जो ग्रीष्म ऋतु में हमें देखने को मिलती है, इन्हें लू कहा जाता है। कभी कभी इनकी गति जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी देखी जाती है। अब हम बात करेंगे वर्षा ऋतु की, रेनी सीजन की। राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इसी ऋतु में होती है, जो कि मॉनसून या मॉनसून की हवाओं से जुलाई से लेकर सितंबर के मध्य, क्योंकि देश के अंदर मॉनसून या मॉनसून का आगमन जो है वो जून से माना जाता है। लगभग 1 जून से 5 जून के मध्य केरल के तट से या केरला के क्षेत्र से मानसून का आगमन शुरू होता है और इसी मानसून के आगमन से बाद में धीरे धीरे मानसून बढ़ता हुआ राजस्थान तक पहुंचता है और राजस्थान में मानसून का
जो टाइम माना जाता है, जो समय माना जाता है, वो लगभग जुलाई से सितंबर का माना जाता है और सितंबर के बाद मानसून लौटना शुरू हो जाता है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से मानसून की बारिश होती है। बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उसे राजस्थान में अधिक बारिश देखने को मिलती है, जो कि अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में नोटिस करते हैं। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। हमारे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो झालावाड़ माना जाता है। लगभग यहाँ 100 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है। इसे राजस्थान का सबसे आर्द्र क्षेत्र या आर्द्र जिला भी माना जाता है। सबसे कम बारिश जैसलमेर जिले के सम क्षेत्र में होती है, जहां लगभग ये माना जाता है कि या तो बारिश होती नहीं है या फिर 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश वहां नोटिस की जाती है। सबसे अधिक बारिश अगर पर्टिकुलरली बात करें तो माउंट आबू ऐसा स्थान है जहां पे नोट की जाती है। यहाँ लगभग औसत वार्षिक जो बारिश है वो 150 सेंटीमीटर से भी अधिक नोटिस की जाती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिम भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो ये दोनों क्षेत्र जो है वो अरावली के दोनों तरफ के क्षेत्र, एक तरफ तो 50 सेंटीमीटर से कम बारिश और अरावली के दूसरे भाग की तरफ जो क्षेत्र है उसमें 50 सेंटीमीटर से अधिक बारिश नोट की जाती है। अब हम बात करेंगे शीत ऋतु के बारे में। शरद ऋतु, ठंड वाली ऋतु। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडे हो जाने के कारण तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या कई स्थानों पर तो इससे भी कम माइनस में भी तापमान कई बार नोटिस किया जाता है, जैसे चूरू के अंदर। ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है, मंद मंद गति से पवनें चलती है। उत्तर भारत से आने वाली शीत लहर के कारण यहाँ पे ठंड अधिक बढ़ जाती है। शीत ऋतु राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली जो बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, कोई मानसून का प्रभाव नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो बारिश होती है उस बारिश को मावट कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि वो यहाँ की फसलों के लिए बहुत ही उत्तम मानी जाती है। फसलों को बहुत अधिक, जिसमें विशेष करके गेहूं की फसल को अधिक लाभ मिलता है और माना जाता है कि ये फरवरी माह में मावट की बारिश देखने को मिलती है। अकाल और मरुस्थलीकरण आगे इसी के भाग में राजस्थान के भौतिक स्वरूप में अकाल क्या होता है और मरुस्थलीकरण क्या होता है, इन बातों को, इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है। इसका कारण है वर्षा का सामयिक, अपर्याप्त, अनिश्चित और अनियमित होना। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्यों के लिए अनाज और पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अति दोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ा है। भौतिक दशाओं में मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर और रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहा जाता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विकास हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस तरह से कंप्लीटली हम इस चैप्टर के ऊपर या इस चैप्टर को हमने समझ लिया है। अकाल और मरुस्थलीकरण में क्या होता है, जैसा कि हम सब नोटिस कर रहे हैं कि राजस्थान के बहुत सारे या अधिकांश भागों में, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान के मरुस्थल का जो भाग है या राजस्थान का थार मरुस्थल का भाग है, वहां धीरे धीरे प्राकृतिक वनस्पति कम हो रही है, जल स्तर कम हो रहा है, बरसात का पानी जो है वहां कम हो रहा है या बारिश होती नहीं है। इसके कारण क्या होता है कि बरसात का एक तो मॉनसून के सीजन में आना, या सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं कि मानसून का ऐसा मौसम है या भाग है जिसमें हमें बारिश देखने को मिलती है, और इस कारण यहाँ पानी की कमी हो रही है, पशु पक्षियों के लिए चारे की कमी हो रही है, पीने के पानी की कमी हो रही है, सिंचाई के पानी की कमी हो रही है। सिंचाई के साधनों में मुख्यतः हम कह सकते हैं कि ट्यूबवेल या कुएं, नलकूप का यूज करते हैं, लेकिन वो भी आप धीरे धीरे जल स्तर नीचे गिर रहा है। तो इस तरह से अकाल की स्थिति राजस्थान में बिल्कुल स्वाभाविक हो गई है और बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। इसका बेसिक और मेन कारण यही माना जाता है कि राजस्थान में
अकाल जो है वो राजस्थान के लोगों ने ही पैदा किया है। क्यों? क्योंकि हम संसाधनों को विवेकहीन ढंग से उपयोग में ला रहे हैं। वनों की कटाई हमने बहुत अधिक कर दी, भूमिगत जल का अति दोहन किया है, हमने बहुत ज़्यादा उसको कंज्यूम किया है, जिसके कारण पारंपरिक हमारे जल संसाधन खत्म हो गए। जल संसाधन प्रबंधन की जितनी भी टेक्निक थी वो खत्म हो गई, और हमें आज हमारे जीवन के ऊपर पड़ने वाले इस तरह के प्रतिकूल प्रभाव को, बिल्कुल जो हमारे जीवन के ऊपर या जीवन की दशा में परिवर्तन आ रहा है, या इस प्रतिकूल प्रभाव को हम देख पा रहे हैं, और ये हमारे आने वाले टाइम के लिए, आने वाले समय के लिए काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है। भौतिक दशाओं और मानवीय कार्यों द्वारा उपजाऊ भूमि को बंजर या रेतीली मिट्टी को परिवर्तित कर दिया है, या हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे वनस्पति मानव ने अपने स्वार्थ के लिए काट लिए, उनको खत्म कर दिया। उपजाऊ भूमि में अत्यधिक दोहन के कारण, या अत्यधिक हम कह सकते हैं कि फसल लेने के कारण, या अपने लालच के कारण उसको खत्म कर दिया, जिसके कारण मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है धीरे धीरे। अगर हम इसको नहीं रोक पाए तो आने वाले टाइम में, आने वाले समय में, भविष्य में हमें कुछ विपत्तिजनक, या हम कह सकते हैं कि हमारी जीवन जीने के जो क्रियाकलाप है, या जो हम क्रियाकलाप कर रहे हैं, उससे हमें जीवन जीने के साधनों की कमी देखने को मिल सकती है, और हमारा जीवन जो है वो काफ़ी दुर्लभ परिस्थितियों का सामना कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वृक्षारोपण करें, पेड़ लगाएं और पेड़ बचाएं भी। प्रकृति को, वनस्पति को जितना अधिक बचाएंगे उतना हम मरुस्थलीकरण को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण में ला सकते हैं। जब हम इसको नियंत्रण में ला सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, तो धीरे धीरे जैसे हरियाली बढ़ेगी, बरसात भी होगी, बारिश भी होगी, अकाल सूखे से हमें राहत मिलेगी, और राजस्थान जो है वो हरा भरा देखने को मिलेगा। इस प्रकार हम मरुस्थलीकरण और अकाल की स्थितियों से निपट सकते हैं। और इसी के साथ हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आगे की वीडियो में, आगे के सेशन के अंदर, क्लास में। और आपको दोस्तों क्लास कैसे लगती है, किस तरह से आप जो है वो इसको समझ पा रहे हैं, अपने फीडबैक जो है वो ज़रूर लिखें।